अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR ने जदीद रेवेन्यू बिल असेंबली में पेश कर दिया। अराजियात, जायदाद मालकीन और किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वज़ीर आला ने किया दावा। कोरोना वॉरियर्स की खिदमात की ज़बरदस्त सताइश। मजलिसी क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरीट की मुनहदिमा मसाजिद दोबारा वहीं तामीर की जाएंगी। वज़ीर आला KCR ने मजलिस के मुतालबे पर ऐवान असम्बली में दिया तय-खून। कोरोना वबा के दौरान की गई हुकूमती खिदमात के बयान में दी गई तफसीलात पर क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का एतराज़। वज़ीर आला KCR और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान ऐवान में नोक झोंक। उस्मानिया हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज। देरीना हल तलब मसाइल हल करने का किया गया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली इजलास के तीसरे रोज़ नई रेवेन्यू पॉलिसी बिल को पेश करते हुए बताया कि रियासत की 1 इंच अराजी का नई रेवेन्यू पॉलिसी के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, क्योंकि ये नया बिल आवाम और किसानों के तमाम मफादात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि साबिक़ में रजिस्ट्री के मामलात पर कई लतीफ़े बनाए जाते थे कि सिकंदराबाद और चार मीनार की भी रजिस्ट्री करवाई जा सकती है, लेकिन नए एक्ट के तहत ऐसे लतीफ़े भी ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि VRO मुलाजमीन को दीगर महकमे जात में मुस्तकिल किया जा रहा है। ऐवान में इस बिल पर जुमे के रोज़ मुबाहिस मुनक्किद होंगे। జరగడమే కాదు అధ్యక్ష, ఈ ఫ్యూచర్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఎవ్వరు కూడా ఇంకోల భూమితో ఇంటర్ఫియర్ కావద్దంటే, బక్కటోళ్ళ మీద పోయి బలిసిన వాళ్ళు దౌర్జన్యం చేయొద్దంటే, నోరు లేని వాళ్ళను అక్రమార్కులు దుర్మార్గులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అరాకిరి చేయొద్దు, వాళ్ళ హక్కులు హరించద్దంటే ప్రతి సింగిల్ సర్వే నెంబర్కు కోఆర్డినేట్స్ కూడా నిర్ధారణ చేపిస్తాం అధ్యక్ష. కోఆర్డినేట్స్ ఇది టోటలీ 100% నాన్ ట్యాంపరబుల్ అవుతుంది అధ్యక్ష. ఎవరి భూమితో ఎవరు కూడా ఒక ఇంచు కూడా భూమి ఇంకోళ్ళు ఆక్రమించుకోలేరు. నో. ఎందుకంటే కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏంటి అధ్యక్ష? లాంగిట్యూడ్స్ అండ్ లాటిట్యూడ్స్. చిన్నప్పుడు భూగోళంలో అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు, భూగోళం ఉన్నంత వరకు అట్లే ఉంటుంది తప్ప వాళ్ళు మార్చలేరు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఆ లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్స్తో కూర్చుకున్నటువంటి కోఆర్డినేట్స్ ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వే నెంబర్కి ఇస్తాం. అప్పుడు ఈ గెట్టు పంచాయతీ, షెట్టు పంచాయతీ, పుట్ట పంచాయతీ, ఈరోజు ఉన్న దుర్మార్గం, ఒకని వచ్చి ఇటు చూపెట్టడం, ఇంకోని వచ్చి అటు చూపెట్టడం, మీ పేరు మీద నా పేరు మీద రాయడం, నా పేరు మీద ఇంకోళ్ళ పేరు మీద రాయడం, అన్ని బంద్ అధ్యక్ష. శాశ్వతంగా ప్రజలకు పీడ విరగడైపోతుంది. ఈసీల కోసం తిరిగే బాధ పోతుంది, బ్యాంకుల్లో పాస్బుక్ల బాధ పోతుంది. అన్నిటిని మించి అధ్యక్ష ఇంకోటి గొప్ప ఫ్యూచర్ దీనిలో వచ్చేది. ఇది కొంచెం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అధ్యక్ష. ఒక్క నిమిషం స్టాఫ్ గురించి చెప్పి అధ్యక్ష, ఈరోజు 20,000 మంది VROలని చెప్పినాను. అధికారులు అందరూ ఉంటారు, ఎవరిని ఎక్కడ తీసేయం. VRO ఏదైతే వ్యవస్థను అబాలిష్ చేస్తూ ఉన్నామో ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, గతంలో చేసినారు చాలాసార్లు. ఇప్పుడు కూడా అనివార్యమే మేము చేస్తూ ఉన్నాం. అప్పుడు ప్రత్యామ్నాయం తెచ్చిండ్రు, అది రకరకాల చెడుకు దారితీసింది, ఎక్కువ అవినీతికి దారితీసింది. ఇలా మేము తెస్తా లేము అధ్యక్ష. మేము తెస్తున్న ప్రత్యామ్నాయం ఖచ్చితంగా 100. रियासती वज़ीर सेहत राजेंद्र ने ऐवान असम्बली में कोरोना मुबाहिस पर हुकूमत की जानिब से बयान देते हुए कहा कि मुल्क भर में कोरोना से हुई अमवात और केसेस के मामले में तेलंगाना 9वें मुकाम पर है, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश दूसरे मुकाम पर है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने सरकारी दवाखानों में कोरोना के मरीजों का इलाज बेहतर अंदाज में किया है, जिसकी वजह से 1 लाख से ज़ायद मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान 15,000 करोड़ रुपये के फलाही इक़दामात किए और हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर कोरोना के इलाज के लिए मख्तस किया गया। इसके अलावा निम्स, कोठी और चेस्ट हॉस्पिटल में भी कोरोना के इलाज की सहूलतें फराहम की गईं।
కరోనా అనే వైరస్ సోకడం వల్ల వచ్చే ఈ వ్యాధి ఒక అంతుపట్టని సమస్యగా ప్రపంచ మానవాళికి సవాలుగా విసురుతున్నది. చైనాలోని వుహాన్ నగరంలో పుట్టి ప్రపంచమంతా వ్యాపించిన క్రమంలో ఈ వ్యాధి మన రాష్ట్రంలోకి విదేశీ ప్రయాణికుల ద్వారా ప్రవేశించింది. 2020 సెప్టెంబర్ 7వ నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2.74 కోట్ల మంది కరోనా బారిన పడ్డారు. భారతదేశంలో 42.8 లక్షల పాజిటివ్ కేసులతో ప్రపంచంలో 2వ స్థానంలో ఉంది. మన దేశంలోని రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే 9.2 లక్షల కేసులతో మహారాష్ట్ర మొదటి స్థానంలో, 5 లక్షల కేసులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ 2వ స్థానంలో ఉంది. కాగా మన రాష్ట్రం 1.45 లక్షల కేసులతో 9వ స్థానంలో ఉంది. అధ్యక్ష, 2020 సెప్టెంబర్ 7 నాటికి రాష్ట్రంలో మొత్తం 1,45,163 కేసులు పాజిటివ్గా నమోదయ్యాయి. ఇందులో 1,12,587 మంది కోలుకున్నారు. 24,579 మంది ప్రస్తుతం హోమ్ మరియు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు. 7,091 మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. 906 మంది మరణించారు. తెలంగాణలో కరోనా కేసుల రికవరీ శాతం 77.6% ఉండగా జాతీయ స్థాయిలో రికవరీ శాతానికి సమానంగా ఉంది. జాతీయ స్థాయిలో మరణాల శాతం 1.75 అయితే తెలంగాణలో మరణాల శాతం 0.62గా ఉంది. దేశం మొత్తంలో కరోనా మరణాల సంఖ్య 72,830, మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా 27,027 మరణాలు నమోదయ్యాయి. 906 మరణాలతో తెలంగాణ 12వ స్థానంలో ఉంది. అధ్యక్ష, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में कोरोना पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर सेहत की जानिब से दिए गए बयान पर एतराज़ किया और इस बात का मुतालबा किया कि सरकारी दवाखानों के तमाम बेड्स को ऑक्सीजन से मरबूत किया जाए और कोरोना का इलाज आरोग्यश्री स्कीम के तहत करवाने के इक़दाम किए जाएँ, जबकि अगर कोई गरीब खानगी दवाखाने में इलाज करने के बाद उसका बिल अदा ना कर सके तो उसके बिल की अदायगी हुकूमत की जानिब से होनी चाहिए। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया दवाखाने का मसला भी पेश किया और लॉकडाउन के दौरान मजलिस और मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से किए जाने वाले फलाही इक़दामात से भी ऐवान को वाकिफ करवाया। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से एक सरहद पर हमारा फौजी हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, तो वैसे ही 5 महीने से ये कोरोना वॉरियर्स में कहूंगा कि खड़े रहकर कोरोना से लड़ते हुए हमारी जानों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। तो मैं मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से उन सारे डॉक्टर्स का, सारे नर्सिंग स्टाफ का, सारे सैनिटेशन स्टाफ का, सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स का, सारे लैब टेक्नीशियंस का, सारे झाड़ू देने वाले या जो भी हैं, और वो जो बरियल ग्राउंड्स में ग्रेव्स खोद रहे थे उनका, क्रेमेटोरियम्स में जो डेड बॉडीज को ले जा रहे थे उनका, मॉर्चरीज में कोरोना से अफेक्टेड डेड बॉडीज को पकड़कर उनके घर वालों को दिए उनका, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम सरहद के फौजियों को सलूट करते हैं, मैं आज ये हेल्थ वर्कर्स और ये जितने कोविड वॉरियर्स है इस ऐवान के जरिए उनको सलूट करता हूं। अफसोस, अफसोस, आई एम सॉरी टू से, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन is there in this note, nor a single sentence could the health minister give for these warriors. Afsos. Khair, this is how the government functions, or this is how they think the matter is serious. I leave it for their wisdom, and it is for them to decide. Secondly, sir, I stand here and I remember all those people who have lost their life बिकॉज ऑफ दिस कोरोना. एक एक घर में 4-4 लोगों की मौत हुई, कई लोग मरे, कई लोग मुतासिर हुए. मैं आज यहां खड़े होकर इस ऐवान के जरिए कोरोना में
अपने चाहने वालों को जिन्होंने भी खोया है, मैं उनके अफराद खानदान के साथ अपनी दिल की हमदर्दी का इजहार करता हूं और अपनी तरफ से ताजियत पेश करता हूं। और वो कोरोना वॉरियर्स के लिए भी जो अपनी जान को खोए हैं, हमारे स्टेट में भी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मेरे हॉस्पिटल में, ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लॉस्ट हर लाइफ। I remember all those warriors who have lost their life. और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको, जो इस लड़ाई में आगे थे, अपनी जान को खोए हैं, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र दे। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फे सिफर के दौरान औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला पेश करते हुए बताया कि कई बरसों से औकाफी ख़दीम मसाजिद और छिल्ला मौला अली की 84 एकड़ से ज़ायद अराज़ी पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कब्ज़ा है, इसलिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कब्ज़ा फौरी तौर पर बर्खास्त करवाने के इक़दाम किए जाएँ। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने इस बात पर तयक़ुन दिया कि मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की पेश करदा औकाफी मसले का जायज़ा लेते हुए बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। साहब, ये मैं ज़ीरो ओवर में औकाफ की एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट जायदाद जो कई बरस से कब्ज़े में है, उसके ताल्लुक़ से उठा रहा हूँ। अभी मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड का, लेकिन सर्वे के बारे में था, इसलिए उसमें इसको ऐड नहीं करा मैं। सर, ये मौकूफ़ा जायदाद है जिसका नाम है ओल्ड मॉस्क एंड चिन्ना मौला अली, जिसकी मस्जिद भी है और इसका एक गज़ीट नंबर 6A 9 फरवरी 1989 में जो निकाला गया, और ये अटैच वक्फ लैंड है इन सर्वे नंबर 10/1 एंड 10/2 ऑफ हफ्शीगुड़ा विलेज, हैविंग एन एक्सटेंट ऑफ 84.39 गुंटास, 84 एकर्स एंड 39 गुंटास। सर, द ब्रीफ आई वुड लाइक टू से दैट ये जमीन आपको सुन के हैरत होगी कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कब्जे में है सर, 84 एकर्स ऑफ लैंड। सर, अगर इसकी हिस्ट्री देखे जाते हैं सर, prior to establishment of Osmania University, sir, this land in the survey number which I had mentioned, sir, was there, sir. The Inamdar claimed that the land were not acquired, but the other neighboring land were acquired, and the matter had gone to the courts. Sir, Osmania University filed an OS number 1 in 1956 claiming that the subject land was acquired by the Nizam government. The request for eviction of the person in process. The Honorable High Court dismissed the OS in 1959 stating that the scheduled land were not acquired, sir. Aggrieved by the said order, Osmania University preferred an appeal in CCA number 61 of 1959, which was also dismissed, confirming the order in OS number 1, sir. Sir, the Osmania University again requested the government of Andhra Pradesh then for eviction of encroachers according to the Tehsildar Hayatnagar, issued notices. Sir, again, in that act an order was passed, sir, and this aggrieved by the said eviction order, Tehsildar Hayatnagar, then occupant preferred to go for an appeal with the sub-collector, sir. And in sub-collector also the same was dismissed. Later they filed a writ petition number 1539 of 1974 challenging the eviction proceedings of Tehsildar Hayatnagar, wherein again the High Court dismissed the writ petition. Sir, also the registrar of Osmania University in 1958 recorded a statement stating that he has not seen documents of acquiring the land or remember the name of the office who was taking charge of the land. Sir, through you, I request, ये मस्जिद और ये 84 एकर्स जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपनी लैंड बोल के कब्जा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है, प्लीज हैंड ओवर दिस लैंड टू वक्फ बोर्ड so that we can take up. वहां एक यूनिवर्सिटी करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी के लिए अगर कम पड़ी है जमीन तो ठीक है साहब, the government can take the land on lease and give some money for that land at least.
कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर, 84 एकड़ सर. तो आई रिक्वेस्ट through you to the government sir to kindly take an appropriate action and see that this land is handed over to the Waqf board sir. Thank you sir. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को ऐवान में इस बात का तयक़ुन दिया कि सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद को उसी मुकाम पर आलीशान तरीके से तामीर किया जाएगा. इसके अलावा इमाम और मौज़्ज़िन के लिए भी क्वार्टर्स तामीर किए जाएंगे. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि दोनों मसाजिद के अलावा एक मंदिर और एक चर्च भी तामीर किया जाएगा, क्योंकि चर्च के लिए रियासत के क्रिश्चियन तबके ने भी नुमाइंदगी की है. जहाँ पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था. मैं साफ बता रहा हूँ, वहाँ एक टेम्पल भी था. इन चीज़ों को गिराना हमारा मंशा नहीं. मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, भगवान को मानता हूँ, ये दुनिया जानता है. एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है. तो इसलिए जहाँ मस्जिदां थे दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ. वही नहीं, कुछ ज़्यादा ज़मीन भी दे रहे हैं. दोनों मसाजिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहाँ के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूँ मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूँ. और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाअल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे. बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूँ. और मंदिर भी बनेंगे. इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटरीट है तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते. मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा, और मसाजिद जो दो थे हमारे, दो के दो बनेंगे बिना किसी शक के. इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं. तेलंगाना असम्बली इजलास के तीसरे रोज कोरोना मुबाहिस के दौरान मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दरमियान लफ्जी तकरार देखी गई. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर सेहत के बयान में सीएम और पीएम रिलीफ फंड में रकम जमा करने वाली आवाम और लॉकडाउन के दौरान मजलिस और शहर की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर हुकूमत की तरफ से इजहार तशक्कुर ना करने पर और कुल जमाती इजलास तलब ना करने पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि इन तमाम की तफसीलात अगर पेश की जाती तो 200 सफ़हात का बयान देना पड़ता. मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा भी चीफ मिनिस्टर है. वो सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिए या चीफ मिनिस्टर फंड में जो कोविड में लड़ाई लड़ रहे थे, जो पैसा दिए हैं, जो भी दिए हैं, हुकूमत ने उनका शुक्रिया नहीं अदा किया. इस नोट में अफसोस फिर. लेकिन मैं समझता हूं कि यह चीफ मिनिस्टर भी मेरा है, यह प्राइम मिनिस्टर भी मेरे मुल्क का है, तो मैं उन सारे लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं. वो अलग बात है कि नहीं मालूम वो कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, ऑडिटिंग होगी नहीं होगी, क्या होगी, वो अलग बहस है. लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी व फर्ज समझता हूं, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं हर उस फर्द का. एट द सेम टाइम सर, आई वुड लाइक टू थैंक all the organizations, all the NGOs, and all the individuals who came forward in the lockdown period and who were helping the needy and the ones who were hungry. जो दाने दाने को तड़प रहे थे, उनकी जिन्होंने भी मदद की है. जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ ने या किसी फर्द ने अपने जेब से एक भूखे के पेट में एक दाना भी डाला है, तो मैं समझता हूं कि यहां खड़े रहकर मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है. मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं. अफसोस इस नोट में उनको भी जगह नहीं मिली. Through you, sir, I appeal to the member, the health minister sought that the information is enough for the house. ये सारे महाभारत जो पूछ रहे, अगर उनको चाहिए तो भिजा देते हैं. ये तो रोज अखबारों में आता है, रोज चलता है. सुनिए सुनिए, ये सुनिए प्लीज. नहीं, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी. आई एम ओनली सी. अब जो इम्पैक्टेड बोले तो कौन नहीं करता जी, कोई कौन नहीं. ऐसा है
इतना ऊंचा आवाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आवाज ऊंचे क्यों कर रहे हैं? अलग बात है, अलग बात है भाई, अलग बात है। नहीं, नहीं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना पर मुख्तसर मुबाहिस का जवाब देते हुए मजलिस और कांग्रेस की जानिब से किए गए मतालबे पर इस बात का तयक़ुन दिया कि कोरोना का आरोग्यश्री के तहत इलाज करने की सहूलत के सिलसिले में बहुत जल्द एक मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस के बाद 8000 बिस्तरों को ऑक्सीजन से जोड़ने के इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने इस बात का भी तयक़ुन दिया कि अगर उन्हें किसी गरीब के खानगी इलाज से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश की जाए तो ज़रूर वो इस सिलसिले में इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क भर में सबसे अच्छे इक़दाम तेलंगाना में ही किए, जिससे रियासत में अमवात की शरह में कमी वाक़ई हुई है। కరోనా విషయంలో నష్టపోయిన వాళ్ళకు కొంత ఏదైనా మనం లిఫ్ట్ ఇస్తే మంచిదని వారు అన్నారు. అది చాలా మంచిది అధ్యక్ష, ఎందుకంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది వాళ్ళు వేసి కొద్దిగా ఉన్నా. ఇక మరి కేంద్రం నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అన్నారు, ఇంకేదో ప్యాకేజ్ అన్నారు. అది ఇక 110 వేలకు ఆకాశపడ్డట్టున్నది అధ్యక్ష. చూసి చూసి కర్రు పోతున్నాయి. దాన్ని ఏమైనా వస్తుందేమో కనుక ఇద్దాము. నిన్న కూడా బహుశా మున్సిపల్ మినిస్టర్ వీళ్ళంతా ఏదో రివ్యూ చేసేట్టున్నారు అధ్యక్ష. ముద్రా రుణాలు అదేందో ఏమైనా దొరుకుతుందా అని చెప్పి గొప్ప సంతృప్తికరంగా ఏం జరుగుతున్నట్టు కనపడతలేదు నాకు. ఇక నేను విసిగిపోయి దాన్ని వదిలేసిన. కానీ మళ్ళీ ఒకసారి భట్టి గారు చెప్పారు కాబట్టి తప్పకుండా దాన్ని రివ్యూ చేస్తాం. అని ఏమైనా ఉందా లేదా పస చూద్దామి. నేను అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని కోరినట్టే మిమ్మల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి మీరు కూడా ఒక ఉత్తరం పంపించండి. ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఒక ఐడియాకి వస్తే ఆ మ్యాటర్ నేను ఎగ్జామిన్ చేయించి ఎంతో కొంత మనం ఉన్నంతలో కనీసం కొంతలో కొంతైనా తప్పకుండా సాయం చేయడానికి మనం మంచి హృదయంతో ప్రయత్నం చేద్దాం. అది కూడా నేను ఐ విల్ కీప్ యూ పోస్టెడ్. ఏం జరిగింది దాని మీద అనేది మీ దృష్టిలో ఏ స్థాయి వాళ్ళున్నారు, ఎవరున్నారు, వాళ్ళు పూర్తిగా కోలుకోలేకుండా ఉన్నారా, ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మనం చేయగలిగేదాన్ని మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచిస్తాం. డెఫినెట్లీ రెండు కూడా మంచి సూచనలు సార్. టాస్క్ ఫోర్స్ ఇమీడియట్లీ ఐ థింక్ టుడే ఈవినింగ్ వీ విల్ అపాయింట్ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్తో అండ్ ఎవ్రీ 7th day ఫర్ ఆల్ ద పార్టీస్ ఆనరబుల్ హెల్త్ మినిస్టర్ విల్ సెండ్ ఏ లెటర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ యాక్షన్ ఈస్ టేకెన్. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ మీద నిఘా ఉండాల్సిందే. వైద్యశాఖ మంత్రి రాజేందర్ గారు ఒకరోజైతే అధ్యక్ష నేనే కోపం చేసిన హుజురాబాద్ పోయిరాపు 2 రోజులు ఏదంటే నేను ఎదుర్కొంటా అని చెప్పి పంపించిన అధ్యక్ష. మనిషి ఆయన 3 అయిపోయి ఖరాబ్ అయిపోతున్నా అని భయపడ్డాను. పొద్దున్న లేస్తే పండుకునేదాకా కరోనా అని పెద్ద గందరగోళ పరిస్థితిలో ఆయన పరిస్థితి ఉంటే నువ్వు 2 రోజులు నీ నియోజకవర్గం పోయిరాపు ఫ్రీ అవుతాను కూడా చెప్పిన అధ్యక్ష. ఆయనకు దేవుడు ఎంత శక్తి ఇచ్చిండో అంత శక్తిని పనిచేసినారు. ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎన్ని రోజులు ఆపగలుగుతాడో ఆపినాడు అధ్యక్ష. హైకోర్టు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆయన చేసేది లేక ఇంప్లిమెంట్ చేసినారు. लेकिन रियासत में हेल्थ की बजट बढ़ाने की बहुत सख्त डिमांड है, बहुत ज़रूरत भी है. इस चीज़ पे नज़र हम लोग डालेंगे, ज़रूर बजट बढ़ाने की पूरी प्रयास करेंगे. दूसरी बात यह है, सबसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं हैदराबाद में जो कभी नहीं थे बस्ती दवाखाने हमने शुरू किए हैं. इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव. हैदराबाद में थे ही नहीं, एक भी नहीं था. कुछ अर्बन हेल्थ सेंटर्स थे, लेकिन अब उसको 200 दवाखाने ऑलरेडी बन चुके हैं और 150 मैंने सैंक्शन किया है. मेरे ख्याल से आगे 2-3 मंथ्स राजेंद्र गाరు 2 months, नेक्स्ट 2 months में 3 months 3 नेक्स्ट 3 महीने में पूरे 350 बस्ती दवाखाने हैदराबाद में पब्लिक के लिए सेवा करते रहेंगे. वो भी हम बढ़ाते जा रहे हैं. हर डिवीजन को 150 डिवीजन है हमारा हैदराबाद में, उसमें हर डिवीजन को 2 मिलेंगे. और जहाँ गरीब ज़्यादा है एक 50 सीएम का कोटे में रखे हुए हैं. जहाँ ज़्यादा लोग गरीब लोग हैं वहाँ वो 50 भी दे देंगे. कुल मिलाकर के 350 बस्ती दवाखाने शहर के अंदर काम करते रहेंगे. कोविड में भी काम आ रहा है, हर चीज़ में काम आ रहा है. ये हमेशा के लिए रहेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे. कोविड जाने के बाद बस्ती दवाखाने काम करते रहेंगे.
تلنگانہ حکومت کی شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ چار مینار ممتاز احمد خان نے اسکیم کے منظورہ 50 چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اردو مسکن خلوت میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں متعلقہ منڈل کے عہدیدار ڈویژن کارپوریٹرز محمود سہیل قادری اور مصطفیٰ علی مظفر کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آج الحمدللہ اردو مسکن کے اندر چار مینار کانسٹیٹنسی کے 171 چیکس منظور ہوئے اور آج یہاں پر 50 چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ کووڈ کی وجہ سے کم لوگوں کو یہاں پر بلایا گیا۔ ہمارے بنڈا گڑا ہمارے محترم ایم آر او میڈم فرین شیخ صاحبہ جو بہادر پورے کے انچارج ہیں، میڈم بھی یہاں پر ہیں، اور ہمارے محمود قادری، مظفر صاحب، راج موہن صاحب ہمارے ساتھی کارپوریٹرز ہیں، اور ہمارے تمام ابتدائی کے صدور و متمدین مل کر یہ چیکس کی تقسیم عمل میں لائے۔ میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر محاذ پر کام کرتے آ رہی ہے۔ میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں یا گورنمنٹ کے جو بھی اسکیمات ہیں، آپ اس سے استفادہ حاصل کریے۔ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی اگر کوئی دشواری ہوتی ہے تو آپ مجھ سے یا ہمارے ساتھی کارپوریٹرز اور جن جن بستیوں کے اندر ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی کے جو صدور و متمدین ہیں ان سے ربط پیدا کر کے آپ اس اسکیم کے تعلق سے تفصیل حاصل کر کے تمام اسکیمات سے آپ استفادہ حاصل کریے۔ اس سے ہٹ کر بھی الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین جیسا کہ آج پچھلے 6 مہینے سے یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وبا کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ پریشان تھے، لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین، میں اور ہمارے ساتھی کارپوریٹرز اور تمام ابتدائی کے صدور و معتمدین عوام کے درمیان میں رہ کر جس حد تک ان کی مدد ہو سکے پوری مدد کی گئی، اور آج بھی آپ کے درمیان میں رہ کر اس سے ہٹ کر بھی آپ کے بستی کے جو مسائل ہیں، بلدی آب رسانی، الیکٹریسٹی کے ان مسائل کو حل کروانے کے لیے رات و دن آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے تکالیف کو دور کیے جاتے ہیں۔ تو میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے اور مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط اور مستحکم کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے سی ایم ریلیف فنڈ کے تحت منظورہ چیکس کی درخواست گزاروں میں تقسیم عمل میں لائی۔ تقریباً 7 خاندانوں کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے امداد منظور کی گئی تھی، جنہیں چیک سے حوالے کیے گئے۔ واضح رہے کہ تاحال حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف ڈویژنز میں حکومتی اسکیمات کے لیے دی گئی درخواستوں کے سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی جاری ہے، جس سے مقامی عوام مستفید ہو رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے تحصیلدار چار مینار کے دفتر میں شادی مبارک کے منظورہ تقریباً 60 چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز محمود سہیل قادری، واجد علی خان، ڈاکٹر سمینہ، نسرین سلطانہ کے علاوہ ابتدائی صدور و معتمدین اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ مجلس کی نمائندگی پر مختلف حلقوں میں واقع منڈلز میں شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کی درخواستوں کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ہفتے کے درخواست گزار جو شادی مبارک اسکیم کے تھے ان لوگوں کے لیے آج چیکوں کی تقسیم چار مینار منڈل آفس دویر پور میں عمل میں آئی۔
नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर चार मीनार मंडल ऑफिस में कल 60 लोगों को चका तकसीम किए थे, आज 40 लोगों को, कल 40 लोगों को दिए थे, आज 60 लोगों को। बहरहाल 1,11,600 रुपए की लागत की चका तकसीम किए गए। और इस मौके पर एरिया के कारपोरेटर वाजिद अली खान साहब, डॉक्टर समीना बेगम साहब, हमारे नसीम सुल्ताना और जनाब महमूद सोहेल कादरी साहब ये शरीक थे। मुजफ्फर हुसैन साहब भी थे कल। बहरहाल मजलिस के सुजूर मोतमदीन ये चकों की तकसीम की तकरीब में शरीक रहे। नकीब मिलत असदुद्दीन साहब की हिदायत है कि लॉकडाउन के बाद लोग जो तो बहुत परेशान हैं, चकों की ताख़ीर हुई है, जैसे जैसे चक आते जाएँ फौरी बिला ताख़ीर उन लोगों के हवाले करने के लिए पाबंद किया गया, फौरी उन चकों को हवाले कर दिया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी बहुत सारे चक बाकी है, इंशाअल्लाह अनकरीब वो चकों की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हलकों और डिवीजन्स के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर जहानुमा हुसैनी पाशा ने फूलबाग और सत्तारबाग इलाकों का तफसीली दौरा किया और बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान के अलावा GM वाटर वर्क्स, GHMC डिप्टी मैनेजर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जानुमा डिवीज़न में बादुपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज मैं पैदल दौरा करा। मेरे साथ GM साहब वाटर वर्क्स और हमारे जाकिर साहब, सनी साहब GHMC डिप्टी साहब, वर्क इंस्पेक्टर अकबर साहब, मेरे साथ इब्तदाई सदर मुतमदीन मेरे साथ थे। फूलबाग और सत्तारबाग का मैं तफसीली दौरा करा। कुछ प्रॉब्लम्स थे इस एरिया में और नए लाइनों का भी काम स्टार्ट हुआ है। मैं हमारे MP साहब का और MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे हमारे मौदम खान साहब की निगरानी में जो काम बादुपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हो रहे हैं। जहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, MLA साहब ख़ास तौर पर तवज्जो दे के इस काम को पूछ रहे हैं हमारे से, कुछ काम में रुकावट नहीं होना है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हम पब्लिक के साथ मिलकर जो भी काम कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप लोगों का जो ताउन है पब्लिक का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, मैं उस पब्लिक को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबह से हम 11 बजे से कंटिन्यू 10 बजे से कंटिन्यू दौरा कर रहे हैं एरिया में। पब्लिक से हर घर पर जाके तफसीली बातचीत भी करें, हमसे कुछ प्रॉब्लम है क्या, जो प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह ताला वो भी दूर करेंगे। और कुछ वाटर लाइन के नए काम शुरू हो रहे हैं। मैं हमारे डिप्टी साहब का और GM साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशनल सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से अंजुमन महदविया के सदर और सरबराह मुंतखब होने पर सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ को तहनीत पेश की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच चंचलगुड़े में मुनक़िदा एक सादा तकरीब की निगरानी मेंजर नागेश ने की, जबकि प्रवीण विश्वम, आदिल मोहम्मद खान, बशीर अहमद बुखारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशनल सोसाइटी फॉर पीस डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने सदर अंजुमन महदविया का खैर मकदम भी किया और ब्रांच की जानिब से दी जा रही खिदमात के बारे में वाकिफ करवाया। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम शाया होने वाला बच्चों का मुनफरिद मल्टी कलर दीदा ज़ेब रिसाला माहनामा रोशन सितारे मंजरेआम पर आ चुका है। रंगीन बातस्वीर जदीद और मेयारी रिसाले की सरनशीन एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के हाथों इजराई अमल में लाई गई। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी व मुदीर रोशन सितारे डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताया कि रोशन सितारे की इशाद अदबी अतफाल की दुनिया में एक नया संग मेल है। मज़कूरा रिसाले की कीमत 15 रुपये है, जबकि सालाना 150 रुपये रखे गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9908650106 और 9849394207 से हासिल की जा सकती है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर जहानुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने मिसरीगंज में वाक़ दरगाह हज़रत याहिया पाशा के उर्स तक़ारीब से कबल बल्दी और दीगर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा बल्दी ओहदेदार भी मौजूद थे। दरगाह शरीफ की उर्स तक़ारीब 23, 24 और 25 सितंबर को मनाई जाएगी। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बंसीलाल रेलवे ब्रिज के करीब एक नामालूम खातून की नाच देखने के बाद मुकामी अवाम और राहगीरों ने पुलिस को मुतल्ला किया। मार्केट पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकामी वाक़े पर पहुंचकर नाच को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए विरसा की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जदीद रेवेन्यू बिल ऐवान असम्बली में पेश किए जाने पर मसरत का इजहार करते हुए जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के TRS कायदीन ने वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। साइबराबाद पुलिस की जानिब से मुमताज़ तेलुगु शायर कालू जी की 106वीं सालगिरह तकरीब के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। आंझानी कालू जी की खिदमात को खिराज पेश किया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने कालू जी की यौम पैदाइश को यौम तेलंगाना ज़बान से मौसूम किया है और सरकारी सतह पर इस सिलसिले में तकरीबात भी मुनक़िद की जाती हैं। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS ने इस मौके पर कालू जी की खिदमात का भी जिक्र किया। महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने ज़िले मेदक के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नागेश के दफ्तर और मकान पर धावे किए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नागेश ने 112 एकड़ ज़राई अराजी के सिलसिले में 12 लाख रुपये रिश्वत तलब की थी। शिकायत मौसूल होने के बाद ACB अहदेदारों ने नागेश और उनकी अहलिया के मकान पर धावे किए। उस्मानिया हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने कहा कि नई इमारत की ऑपरेशन थिएटर में मौसर सहूलतें फराहम नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से एक दिन में अब सिर्फ 3 ही ऑपरेशन हो रहे हैं और मरीजों को काफ़ी तवील इंतज़ार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और आउट पेशेंट खिदमात को मौसर बनाने के सिलसिले में मुसलसल तवज्जो दिलाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थोपेडिक्स सर्जरीज ऑपरेशन थिएटर में मौसर सहूलतें फराहम की जाएं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने कहा कि मरीजों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मरीज मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। డాక్టర్ వైభవ్ని నేను ఉస్మానియాలో ఫైనల్ ఇయర్ సర్జరీ పీజీని. ఇప్పుడు మేము అందరం సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ ప్లస్ ఆర్థోపెడిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం తెలంగాణలో ఓన్లీ దీస్ 2 డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉస్మానియాలో. సో స్టేట్ లోడ్ మొత్తం ఈ 2 డిపార్ట్మెంట్స్ బేర్ చేస్తున్నాయి. కాకపోతే ఎలెక్టివ్ కేసులు కానీ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ కానీ ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఉస్మానియాకి లాస్ట్ 1-2 మంత్స్లో. దేశం మొత్తం అన్లాక్ అయింది, జనాలు అందరూ ఫ్రీగా తెస్తున్నారు. ఎందుకంటే సో జూన్ జూలై నుంచి కూడా పేషెంట్స్ పెండింగ్ ఉన్నారు. అప్పుడు మేము ఎలెక్టివ్ సర్జరీస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు పేషెంట్స్ వస్తున్నారు. ఆ పేషెంట్స్ మామూలుగా అప్పుడు నార్మల్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తం కాంప్లికేట్ అయ్యి వస్తున్నారు ఎమర్జెన్సీలో. వాళ్ళకి సర్జరీ చేయలేకపోతున్నాం ప్రాపర్గా. ఎలెక్టివ్ ఓటీస్ కూడా ఇప్పుడు ఒకటే ఓటీ ఇచ్చారు విత్ 2 టేబుల్స్.
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त बहादुरपुरे के साकिन जावेद की हैसियत से की गई है। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान फलकनुमा, मलारदेवपल्ली और राजेंद्र नगर हदूद में कत्ल की ये तीसरी वारदात है। पुलिस के मुताबिक मकतूल जावेद गाड़ी बनाने के लिए आए थे और वो करीब में मिर्ची की बंडी के पास गए। तब उस दौरान 3 अफराद आए। उनसे बातचीत के दौरान ही तीनों अफराद ने जावेद पर चाकू से हमला कर दिया। मुकाम वाक़े पर ही जावेद की मौत वाक़ हो गई। इतला मिलते ही ACP राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मोहम्मद जावेद उम्र 35 ईयर्स बहादुरपुरा में रहते हैं। सिनेमास के लिए RCS सप्लाई और कुछ कारोबार करते हैं। 35 साल है, बीवी नहीं है। उनके पास एक टोयोटा कार है। आज कार बनाने के लिए राजेंद्र नगर को आए। जब मैकेनिक के पास डिले है तो कार लेट है, तो मिर्ची खाने के लिए प्रजा भवन पे है, यहाँ आरामगढ़ चौरस्ते पे, ये साईं बाबा मंदिर के बाजू। वो मिर्ची खाते हुए उनको दोस्तों को फ़ोन करे। वो दोस्त भी आए, वहाँ के मिर्ची शायद कुछ खाए, मिर्ची वो खा रहे थे और उनका ड्राइवर जो है पानी लाने के लिए बाहर गए। तो बीच में जो भी आए लोग उनसे बात करने के लिए, उसमें झगड़ा हुआ दोनों ग्रुप में। उन्होंने शायद भागने गए कार में बैठने के लिए, तो उनको स्टैब करे। तो स्टैब इंजरीज है, पेट में है और पीठ में है। तो फिर मारा लगने के बाद उन्हें फिर ऐसे भागे, नीचे गिर गए। जो ऑफेंडर्स उनके ऊपर अटैक करे वो और एक कार में भाग गए और 2 मोबाइल फ़ोन भी यहाँ छोड़ के चले गए। तो तकरीबन 3 या 4 जने इन्वॉल्व है ये ऑफेंस में। उनका एक मोटरसाइकिल भी छुटा हुआ है यहाँ, ये भी इंक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पूरे क्लूज टीम आए, इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र नगर स्पॉट में हैं। इंजरीज भी चेक कर रहे हैं, गाड़ी भी चेक कर रहे हैं, अभी ब्लड स्टेन भी चेक कर रहे हैं। उधर ये कॉम्पाउंड वाल में पूरा सर्च कर रहे हैं, या कुछ हथियार यहाँ देखे गए बल्कि वो भी देख रहे हैं। और बहुत जल्दी 1 या 1.5 घंटे के अंदर जो भी ऑफेंस में इन्वॉल्व हुए पूरे उनको हम अरेस्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। बॉडी को हम उस्मानिया मार्चेरी को भिजा रहे थे। थैंक यू। पहाड़ी शरीफ में गैर कानूनी तौर पर मकानात से बेल्ट शॉप्स चलाई जा रही हैं और शराब की फरोख्त अमल में लाई जा रही है। 4 था 5 मकानात को बेल्ट शॉप्स में तब्दील किया गया है। क़ब्ल अज़ीं मुतल्लिक़ा पुलिस ने ऐसे अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाया था। मुकामी अवाम के मुताबिक पहाड़ी शरीफ के नए सर्कल इंस्पेक्टर आने के बाद से ऐसी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। अवाम ने पुलिस से मुतालबा किया है कि फौरी इन गैर कानूनी बेल्ट शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोरोना वबा की वजह से आयद किए गए लॉकडाउन और पाबंदियों के बायस पिछले कई महीनों से तालीमी इदारे बंद हैं और हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम करने की हिदायत दी गई है। ताहम उर्दू मीडियम के तलबा ऑनलाइन असबाक को लेकर परेशान है और उन्हें रहनुमाई की ज़रूरत है। ऐसे में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ने AIITA-ETC यूट्यूबर्स ग्रुप तश्कील दिया है। अलावाजी दीगर तंजीमें भी यूट्यूब पर असबाक की तैयारी अमल में ला रही हैं। यूट्यूब पर वीडियो असबाक की पेशकशी में सरगर्म अमल रहने वालों में डॉक्टर अजीज़ सुहेल, शेख इमरान अहमद, आरिफ मोहम्मद ख़ान, खालिद हुसैन खैसरी, डॉक्टर नवीद अब्दुल जलील, मोहम्मद अजहर हुसैन, नवाज़ अली और दीगर शामिल हैं। उर्दू मीडियम तलबा और उर्दू ज़बान पढ़ने वाले तलबा से यूट्यूब पर मज़कूरा असबाक से इस्तेफ़ादे की अपील की गई है। डियर स्टूडेंट, अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वीडियो लेसन के तहत जमात शशुम उर्दू ज़बान अव्वल पहले यूनिट सबक नंबर 3 से रैल और कौमी एकजहती नज़म लेकर हाजिर हुए हैं। इस नज़म के शायर हैं डॉक्टर मोहसिन जलगानवी। तो बच्चों, आपकी जो निसाबी किताब है जमात शशुम की, उसमें एक नज़म है जिसका सबक नंबर 3 है रैल और कौमी एकजहती के उन्वान पर। आज हम वीडियो लेसन में रैल और कौमी एकजहती का मुताला करेंगे। मुमकिन है कि आप इसके जवाब जानते होंगे और
इसके जो जवाबात हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सर के रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, इसलिए कि ये वीडियो लेसन है, आप यहाँ पर आंसर मुश्किल है देना, रिकॉर्ड करना, लिहाजा आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर सर के जो है वो पर्सनल व्हाट्सएप पर आप क्या कीजिए कि सवालात के जवाबात रिकॉर्ड कर कर भेज दीजिए। ठीक है, सोचिए, बोलिए, हिदायत देखिए, आपके लिए हिदायत है, तस्वीर देखिए, सवालात के जवाबात दीजिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR ने जदीद रेवेन्यू बिल असेंबली में पेश कर दिया। अराजियात, जायदाद मालकीन और किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वज़ीर आला ने किया दावा। कोरोना वॉरियर्स की खिदमात की ज़बरदस्त सताइश। मजलिसी क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असेंबली में कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरीट की मुनहदिमा मसाजिद दोबारा वहीं तामीर की जाएंगी। वज़ीर आला KCR ने मजलिस के मतालबे पर ऐवान असेंबली में दिया तय-खून। कोरोना वबा के दौरान की गई हुकूमती खिदमात के बयान में दी गई तफसीलात पर क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का एतराज़। वज़ीर आला KCR और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान ऐवान में नोक झोंक। उस्मानिया हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज। देरीना हल तलब मसाइल हल करने का किया गया मुतालबा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं और रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।